जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ BPAG 174। जैसे कि आप सभी को पता है, एक सीरीज़ चल रही है जिसमें ऑलरेडी 3-4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया है। उसके बाद ब्लॉक 1 में ही यूनिट 4 कंप्लीट किया है, जिसमें से यूनिट और ब्लॉक फर्स्ट में ही यूनिट शायद दूसरा या तीसरा है, उसमें से कुछ पोर्शन जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने कवर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्लॉक फर्स्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है हमारे इसी चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको भी देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो मैं यूनिट्स करा रहा हूँ वो सिर्फ वही यूनिट्स हैं जिनसे कहीं ना कहीं पेपर में आने की आपकी संभावनाएं ज़्यादा हैं क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर उसको लिया गया है कि जिन यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं कवर कराता जा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको लगता है कि कोई यूनिट स्किप हुआ है या कोई महत्वपूर्ण यूनिट है, टॉपिक है, तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हम ब्लॉक 2 का फर्स्ट यूनिट है, वैसे यूनिट नंबर 5 है, और ब्लॉक 2 का फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो इसको कवर कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वैश्विक सामूहिक धरोहर और जलवायु परिवर्तन की अवधारणा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मैं इसको कवर करा रहा हूँ। देखिए ये इग्नू से भी कुछ कंटेंट लिया गया है, थोड़ा इधर उधर से जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, सोर्सेज हैं, मैं अपने विभिन्न सोर्स का इस्तेमाल करते हुए आपके लिए जो सरल भाषा में जितना हो सके कंटेंट को इकट्ठा करता हूँ, देन आपको पढ़ाता हूँ इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कवर करने वाले हैं। ये ब्लॉक 2 का पूरा सिलेबस है, जिसमें 3 यूनिट हैं, जिसमें 5वां है, 6ठा है और 7वां है। आज हम कवर करने जा रहे हैं इस पूरी वीडियो में 5वां यूनिट इसमें कंप्लीट कर लेंगे, जो कि ब्लॉक 1 का पहला यूनिट होगा। ठीक है, वैश्विक सामूहिक धरोहर और जलवायु परिवर्तन की अवधारणाएं। तो मैं बैक आता हूं और फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए इसमें हम थोड़ा सा प्रस्तावना देखेंगे, जो इसकी परिचय के बारे में थोड़ा सा हमें बताएगी। वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जलवायु परिवर्तन को देखेंगे और सामूहिक धरोहर की त्रासदी और मानव जाति की सामूहिक विरासत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देन हम इसमें जानेंगे जलवायु परिवर्तन का वैश्विक शासन। मैंने इसमें से कुछ भी स्किप नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ स्किप करने लायक है इसमें। इसमें से थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इस वाले जो टॉपिक है 5.4 थोड़ा सा यहाँ से काटा है, वो भी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वही लिया है इसमें से। ठीक है, और बता दूँ ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ इम्पोर्टेंट और काफ़ी जो है मुझे लगता है महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीज़ें ली गई हैं। फालतू की चीज़ें या इधर उधर से चीज़ें नहीं ली गई हैं। सिर्फ ऑथेंटिक डाटा जो इग्नू से या तो इग्नू की बुक से होगा, या फिर जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं वहाँ से मैं उठाकर यहाँ पर आपके लिए लाता हूँ कंटेंट, जिसको सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो में इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी। चलिए, विश्व भर में तेजी से आर्थिक विकास के कारण वैश्विक सामूहिक धरोहर में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर निष्कासन हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैश्विक सामूहिक धरोहर क्या होता है, ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं। वैश्विक सामूहिक धरोहर उन्हें बोलते हैं जिन पर संसार के हर एक व्यक्ति का जो है बराबरी का अधिकार है। वो हमें विश्व ने दिए हैं, यानी प्रकृति ने दिए हैं, जैसे कि समुद्र हुआ। इसी तरीके से जो वैश्विक स्तर पर काम आने वाले संसाधन हैं, विश्व में लगभग सभी देश उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विश्व के सभी देश उनका इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे संसाधन कहलाते हैं वैश्विक सामूहिक धरोहर, जैसे समुद्र हुआ। ठीक है, इस तरीके से ऐसे जंगल जो कि विश्व स्तर पर प्रकृति को कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं और पर्यावरणीय महत्व से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे फॉरेस्ट हैं बहुत सारे, ऐसी जो है नदियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे जीव हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये वैश्विक धरोहर में आती हैं। ठीक है, वैश्विक सामूहिक धरोहर। आगे इसमें थोड़ा और डिटेल में हम इसको जानेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स इससे क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसी में। ऐतिहासिक रूप से विश्व सामूहिक धरोहर के क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाने वाले अधिकांश संसाधनों तक पहुँच कठिन है। इसके अलावा उन संसाधनों की कभी कमी भी नहीं होती थी। यानी पहले की बात बताई गई है। यानी पहले क्या होता था कि उन तक पहुंच ज़्यादा कठिन थी थोड़ी सी, और जो है कहीं ना कहीं उनकी कमी नहीं होती थी पहले। लेकिन
इसलिए वैश्विक सामूहिक धरोहर मानव अतिक्रमण से सुरक्षित थे। पहले क्या था, मानव अतिक्रमण से वैश्विक सामूहिक धरोहरें जो थी वो सुरक्षित थी, लेकिन हाल ही के दिनों में एक तरफ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अनिश्चित या आश्चर्यजनक उन्नति के कारण और दूसरी तरफ संसाधनों की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके कारण इसने विभिन्न गतिविधियों जैसे मत्स्य पालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, पनडुब्बी, केबल बिछाने, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वैश्विक सामूहिक धरोहरों को नुकसान हो रहा है, या कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए कम पड़ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा। वैश्विक सामूहिक धरोहर संसाधनों के विशेष संदर्भ में सामूहिक धरोहर की अधिक सामान्य अवधारणा एक पहलू है। इसलिए वैश्विक समुदाय की अवधारणा को समझने के लिए समुदाय की अवधारणा को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। यानी वैश्विक सामूहिक जो धरोहर है उसकी अवधारणा को समझने के लिए सामूहिक अवधारणा को समझना ज़रूरी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। देखिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास बुक नहीं है, या अगर बुक है तो अंतिम टाइम में, लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है ऐसी वीडियोज़ की जो हेल्पफुल है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा से ज़्यादा उन तक ये वीडियो पहुंचाए। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें प्लीज़, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे, देखिए आज के टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला। अगर आप बुक भी पढ़ोगे या और वीडियोस देखोगे जिसमें 1 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो है, 2.5 घंटे की मैराथन है, 3 घंटे की मैराथन है, तो ऐसी चीज़ में आपको टाइम लगेगा। लेकिन जो मैं वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर ऐसी वीडियो हैं जो मेरी 30 मिनट से नीचे हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, कंप्लीट वीडियो देखा करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर वीडियो को करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सामूहिक धरोहर क्या है, देखिए जैसे मैंने बताया ऊपर कि सामूहिक धरोहर की अवधारणा को समझना ज़रूरी है अगर हम विश्व सामूहिक धरोहर की अवधारणा को समझना चाहते हैं। देखो, सूसन जे बक 1998 ने अपनी पुस्तक द ग्लोबल कॉमन एंड इंट्रोडक्शन में 2 अलग अलग तरीक़ों से इसकी अवधारणा को बताया। किसकी अवधारणा को? सामूहिक अवधारणा को। एक तो ये है कि, एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ, संसाधनों के 2 गुण अपवर्जन और घटाओ। अपवर्जन यानी एक्सक्लूशन, किसी भी संसाधन का उपयोग करने से अन्यों को बाहर करने या वर्जित करने की संभावना है। देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान है, यदि कोई व्यक्ति, यानी मान लीजिए एक रोटी है, उसको किसी व्यक्ति ने खाया, तो ऐसे में दूसरे व्यक्ति के लिए वो रोटी कम पड़ेगी, या वो रोटी जहाँ पूरी थी वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से बिल्कुल इसकी अवधारणा है। व्यक्तिगत निजी स्विमिंग पूल है जैसे, उसका उपयोग करने से किसी को बाहर किया जा सकता है, लेकिन अगर शहर में या गांव में तालाब है, झील है, वहाँ से उन लोगों को मना नहीं किया जा सकता या उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शहर में यदि नहर है, झील है और या गांव में तालाब है, उस पर पूरे समुदाय का, पूरी कॉलोनी का, पूरे शहर का कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से अधिकार है। तो किसी को उसका इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं किया जा सकता। हाँ, वो गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। घटाओ, एक सीमा तक किसी संसाधन का अन्य द्वारा उपयोग होता है, यानी किसी एक सीमा तक है कि कोई व्यक्ति यदि उसका इस्तेमाल कर लेगा तो दूसरा जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए लिमिटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से पहली अवधारणा थी। इसी में दूसरी अवधारणा है संसाधन, क्षेत्र, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति एक ऐसी वस्तु है संसाधन एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग किसी भी जीवित प्राणी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आई होप कि आप अच्छे से यहाँ से समझ रहे होंगे। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर नहीं आई है संसाधन के बारे में। संसाधन आपने बहुत से बार मुझसे भी सुना होगा। संसाधन क्या चीज़ है? ठीक है, संसाधन देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर बताई गई है क्लियरली। संसाधन एक ऐसी चीज़ है जो
किसी भी जीवित प्राणी की ज़रूरतों को पूरा करता है। वो चीज़ क्या है? संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति से हमें प्रत्यक्ष रूप से मिले, डायरेक्टली हमें प्रकृति से मिले, जैसे हवा, पानी, लकड़ी, हवा, पानी, लकड़ी, प्राकृतिक गैस हुआ, खनिज तेल, लोहा, कोयला आदि। ये सब चीज़ें क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन हैं जो डायरेक्टली हमें प्रकृति से मिले हैं। संसाधन निश्चित स्थान संबंधित आयामों में स्थित होते हैं जिन्हें संसाधन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यानी जहाँ से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं हम संसाधन क्षेत्र। उदाहरण के लिए मछली महासागर संसाधन क्षेत्र में पाई जाती है। सामूहिक धरोहर केवल संसाधन क्षेत्र है। यहाँ जहाँ सामूहिक पूल संसाधन पाए जाते हैं। सामूहिक धरोहर छोटे हो सकते हैं, जैसे मछली पकड़ने के लिए गांव का तालाब, या बहुत बड़े जैसे विशाल समुद्र या सौरमंडल। यहाँ पर देखिए आप, एक चीज़ और आई है यहाँ पर, नए एक फैक्ट आया है। सामूहिक जो संसाधन है, सामूहिक धरोहर है जो है, सॉरी संसाधन के बारे में बात हो रही है। संसाधन जो हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी। जैसे एक गांव में एक पुल है, एक तालाब है, तो वो छोटा स्तर पर हो सकता है, या ब्रह्मांड है, या इसी तरीके से सौरमंडल है। ये सब क्या है? बहुत बड़ी जो है संसाधन है। ये सभी संसाधन है हमारे लिए, ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। नेक्स्ट चीज़ है इसमें वैश्विक सामूहिक धरोहर क्या है, ठीक है। इसी का हमने अभी पहले जाना, जिसमें हमने ऊपर देखा था कि वैश्विक सामूहिक धरोहर को समझने के लिए संसाधन को समझना ज़रूरी है, सामूहिक धरोहर को समझना ज़रूरी है, जो कि हमने ऊपर दो अलग अलग चीज़ों से समझा है। अब जानते हैं हम वैश्विक सामूहिक धरोहर क्या है, ठीक है। इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें संपत्ति के अधिकार समुदाय के रूप में व्यक्तियों, व्यक्ति के समूहों या राष्ट्रों द्वारा भी सुरक्षित किए जा सकते हैं। बहुत बड़े समुदाय जो कि किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक धरोहर या वैश्विक सामूहिक धरोहर के रूप में माना जाता है। यानी ऐसे संसाधन, ऐसी जो है इस्तेमाल करने की चीज़ें जो एक किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी छोटे समुदाय या किसी शहर या किसी देश के कब्ज़े में नहीं आते, या उस तक लिमिटेड नहीं रहते, पूरे विश्व स्तर पर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वैश्विक सामूहिक धरोहर कहलाती हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक धरोहर और वैश्विक सामूहिक धरोहर के बीच बहुत कम अंतर है, लगभग सेम है। अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक धरोहर एक से अधिक देशों द्वारा सहभाजित होने वाले संसाधन क्षेत्र हैं। यानी एक देश, सिर्फ एक देश के द्वारा नहीं, एक से ज़्यादा देशों के द्वारा वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि भूमध्य सागर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से विभिन्न देशों, जैसे जो भूमध्य सागर है, विभिन्न देशों जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की से सीरिया, इजराइल, इन सभी देशों के द्वारा वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अगर हम आगे पढ़ें तो दूसरी ओर वैश्विक सामूहिक धरोहर, ये हम ऊपर किसकी बात कर रहे थे? ये अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक धरोहर की बात कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक धरोहर की बात कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक धरोहर क्या है? जो एक देश से ज़्यादा देशों के यूज़ में आए, उनके इस्तेमाल में आए। लेकिन जहाँ अगर बात की जाए वैश्विक सामूहिक धरोहर की, वैश्विक सामूहिक धरोहर संसाधन क्षेत्र हैं, ऐसे संसाधन क्षेत्र हैं जिनमें सभी देशों की यथा बाह्य यानी आउटर स्पेस पर कानूनी पहुंच होती है। इसलिए बक के अनुसार दोनों के बीच का अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक धरोहर अपवर्जित यानी कुछ देशों के लिए है, जबकि वैश्विक सामूहिक धरोहर लगभग सभी देशों के लिए है। पारंपरिक रूप से वैश्विक सामूहिक धरोहर को ग्रह के उन हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर आते हैं। तो आप आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, वैश्विक सामूहिक धरोहर क्या है? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक धरोहर के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने अभी ऊपर समझाया, जिनको नहीं आया एक बार डाउट क्लियर के तौर पर। मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल तौर पर होते हैं जो, वो होते हैं एक से ज़्यादा देश, यानी एक से ज़्यादा देश उनके अंदर होंगे, एक से ज़्यादा देश उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जहाँ बात की जाए वैश्विक सामूहिक धरोहर की, तो वो पूरे विश्व से संबंधित होंगे, विभिन्न ग्रहों से संबंधित होंगे, या विभिन्न ग्रहों के लेवल पर होंगे, या आउटर स्पेस के बाहर तक की बात होगी उसमें। यानी बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें जो है स्तर लिया गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है, इसी में जैसे हमने सबसे ऊपर देख लेते हैं एक बार कौन सा ये पॉइंट है। यहाँ पर हमने जलवायु परिवर्तन पर आ गए हैं। वैश्विक सामूहिक धरोहर की जो अवधारणा है उसको कंप्लीट कर लिया है। जलवायु परिवर्तन सामूहिक धरोहर की एक विशेष समस्या, ठीक है।
इसको देख लेते हैं। यानी जलवायु जो परिवर्तन हो रही है एक सामूहिक धरोहर की एक विशेष समस्या है, इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी इसमें यहाँ पर ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि कंप्लीट यूनिट यहाँ पर एक बार में कराया जा रहा है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर वीडियो के लास्ट तक ही आप नहीं जाओगे तो किस तरीके से आपको पता लगेगा कि जो चीज़ें कराई हैं वो सही हैं, या बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं पता नहीं क्या करा रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको मैं बता दूं, ऑथेंटिक है, एकदम कंप्लीट जानकारी है, आपके रिलेवेंट है, आपके सिलेबस से ही बिल्कुल मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, सभी वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करिए। इससे पहले जो वीडियो बनाई है उन्हें भी देखिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव यानी उच्च तापमान। देखिए, मैंने जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो अलग वेबसाइट से लिए हैं, जिससे मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन जो है एक वैश्विक सामूहिक धरोहर को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, हमारा मेन मकसद यही है, मेन लक्ष्य हमारा यही है, देखना इसको कि किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, वनों की कटाई और अन्य स्रोतों से होने वाला ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसों में लगभग 7 से 8 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पृथ्वी को अपेक्षाकृत काफ़ी तेज़ी से गर्म कर दे रहा है। पिछले 150 सालों में वैश्विक औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। 2016 को सबसे गर्म वर्षों के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। यानी 2016 जो था वो लगभग सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। गर्मी से संबंधित मौतों और बीमारियों, बढ़ते समुद्र स्तर, तूफान की तीव्रता में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कई अन्य खतरनाक परिणामों में वृद्धि हो रही है। यानी इस तरीके की समस्याएं सामने लगातार आ रही हैं। एक सर्वे कराया गया है, एक रिसर्च हुआ है जिसमें पाया गया है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के विषय को गंभीर रूप से नहीं लिया गया, तो इससे कम करने के प्रयास नहीं किए गए यदि, तो सदी के अंत तक यानी 2100 तक, हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, यानी तो 2100 की बात हो रही है। 21st का मतलब है 2100, यानी हम 2100 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2100 नहीं, 2200 तक। ठीक है, हाँ 2100 सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसमें। 2100 तक, यानी 2100 के लास्ट तक, सदी के अंत तक बताया गया है। तो 2100 तक पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वो लगभग 3 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा समस्या पहुंचाने वाला है, क्योंकि आप नहीं समझ सकते। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि परिवर्तन होता है जलवायु में और ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट से यदि ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ता है, तो क्या क्या समस्या आ सकते हैं। देखो, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबा हो रहा है, क्योंकि इसी में आगे दिया गया होगा। वर्षों के पैटर्न में बदलाव आता है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो तापमान बढ़ता है उससे आपको पता चलेगा क्या क्या बदलाव आते हैं। देखो, पिछले कुछ दशकों में बाढ़, सूखा और बारिश आदि की अनियमितता, यानी इनमें कोई स्थिरता नहीं है कभी भी। जिस महीने में बरसात होती थी पहले, उस महीने में नहीं होती, एक महीने बाद होती है, या लेट होती है, या पहले हो जाती है। तो कोई मतलब निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है इसमें। यह सभी जलवायु परिवर्तन के परिणाम हैं। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा हो रही है, जहाँ बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती थी, वहाँ पर वर्षा हो रही है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वर्षा काफ़ी मात्रा में होती थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी, लेकिन अब वहाँ नॉर्मल या एवरेज मात्रा में ही हो रही है। तो ऐसे में ये सभी चीज़ें, जो सभी प्रभाव हैं, ये सभी परिवर्तन जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन के माध्यम से हो रहे हैं। ठीक है, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर सूखा पड़ रहा है, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर लगातार बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें किससे आ रही हैं? जलवायु परिवर्तन के द्वारा। अगली चीज़ जो है इसमें है, समुद्री जल में जल स्तर जो है उसमें वृद्धि हो रही है। समुद्री जल में स्तर में वृद्धि किस तरीके से हो रही है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दौरान क्या होता है कि जो ध्रुवों पर हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक इस तरीके से थोड़ी अंडाकार पृथ्वी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो ध्रुव हैं हमारे ऊपर और नीचे, आपको पता है जब आपने ऊपर अंटार्कटिका है, ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिका है यहाँ पर ऊपर नीचे, तो यहाँ पर ध्रुवों पर बर्फ़ जमी हुई है। ठीक है, माइनस में यहाँ पर टेम्परेचर रहता है हमेशा 12 महीने
कई करोड़ों हज़ारों सालों से लाखों करोड़ों सालों से यहाँ पर जो है बर्फ़ के जो है ग्लेशियर जमे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब विश्व पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं पिघल रहे हैं, ठीक है। और जब वो पिघल रहे हैं तो उनसे पानी निकल रहा है जो कि समुद्रों में आ रहा है, ठीक है सॉरी, समुद्रों में, नहरों में आ रहा है। तो ऐसे में जो समुद्र का जल स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी। समस्या देखो क्या आएगी, जो ज़्यादातर आपको पता है, जो बहुत से महत्वपूर्ण देश हैं जो कि इकोनॉमिकली अगर उन्हें देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि भारत का चेन्नई हुआ, इस तरीके से बहुत से जो तटीय देश हैं भारत के तटीय जो राज्य हैं, शहर हैं, ठीक है। इसी तरीके से विभिन्न देश जो पूरा का पूरा देश जो है पूरा तट पर बसा हुआ है। तो ऐसे या इससे अलग जो देखी जाए बड़े बड़े देश हैं जिनके महत्वपूर्ण शहर, महत्वपूर्ण राज्य हैं, तट पर बसे हुए हैं। तो जब तटों का तापमान बढ़ेगा और जल का स्तर बढ़ेगा तो ऐसे में पानी जो है अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। पानी जो है अंदर की तरफ जाएगा, उधर जो है नहरों में पानी ज़्यादा जाएगा क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो नहरों में भी ज़्यादा पानी होगा, तो अंदर भी पानी और बाहर भी पानी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शहर डूबने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, ऐसे में समस्या होती है, ठीक है। जैसे कि मालदीव है भारत का छोटा देशों में रहने वाले लोग पहले से ही वैकल्पिक स्थलों की तलाश में हैं, यानी उनके जो छोटे देशों में रहते हैं, जो तटों पर हैं, ऐसे देश जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इस तरीके के देश हैं। भारत में अंडमान निकोबार जो राज्य हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, मालदीव है, गोवा है, ऐसे क्षेत्र हमारे जो है समुद्री जल स्तर को बढ़ने कि अगर समुद्र का जल बढ़ता है तो ऐसे में समस्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव प्रजाति का नुकसान होता है इससे, पर तापमान में वृद्धि और वनस्पति पैटर्न में बदलाव से ने कुछ पक्षी प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए मजबूर कर दिया। यानी ऐसी जब समस्या होती है, देखो बहुत सी बार क्या होता है, ऐसे जीव होते हैं जो ज़्यादा गर्मी नहीं सहन कर पाते, ठीक है। तो ऐसे में उनकी पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार पृथ्वी की 1/4 प्रजातियां 2050 तक समाप्त हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। 2008 में ध्रुवीय भालू को उन जानवरों की सूची में जोड़ा गया था जो समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण विलुप्त हो सकते थे। रंगों के प्रसार और आर्थिक नुकसान, ठीक है। रोगों के प्रसार यानी बीमारियों का प्रसार होगा जब गर्मी बढ़ती है। आपको पता है फंगस, इस तरीके से जो पादप प्लवक हैं, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, या जो चीज़ें जो है आपने देखा होगा जब गर्मी होती है तो या फ्रिज से बाहर सामान कोई अगर हम रख देते हैं या रह जाता है बहुत सी बात, तो वो सड़ जाता है, यानी गर्मी के कारण वो सड़ता है। तो आप सोचिए जब वैश्विक स्तर पर वृद्धि होगी, पूरे शहर में गर्मी होगी, तो ऐसे में चीज़ें जल्दी सड़ेंगी, ठीक है। अनाज का जो भंडार हम करके रखते हैं, ये खाद्य पदार्थों का जो भंडार हम करके रखते हैं, वो जल्दी सड़ने लगेगा, ठीक है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाएगी, खाद्य की समस्या उत्पन्न होगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी। जानवरों ने अनुमान लगाया है कि भविष्य में बहुत सी बार गलत पढ़ जाता है जल्दबाजी में। जानकारों ने अनुमान लगाया है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलेंगी और अधिक बढ़ेंगी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है UNO की तरफ से, उनके आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक से अब तक हीट वेव्स के कारण, यानी गर्म हवाओं के कारण, गर्म लहरों के कारण लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आएंगी। जंगलों में आग लगेगी, जब गर्मी होगी तो पत्थर बहुत सी बार सरक जाते हैं, किसी भी तरीके से आग लग जाती है। हल्की फुल्की आग अगर मान लो किसी झाड़ी को, पेड़ को मिल जाती है, जंगल में गर्मी ज़्यादा होती है, तो पत्थर सरकने से, एक दूसरे टकराने से, किसी भी तरीके से आग अगर मिल गई तो पूरा जंगल साफ़ हो जाएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी से आग फैलेगी, और सभी चीज़ें जब सभी लकड़ियाँ सूखी होंगी तो ज़्यादा आग फैलेगी, तो ऐसे में समस्या होगी, ठीक है। स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ब्राज़ील स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2019 से अब तक ब्राज़ील के अमेजन वन
कुल 74,155 बार वन अग्नि का सामना कर चुका है। यानी अमेज़ोन जंगल के, आपने जो अमेज़ोन है जंगल है उसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़ा जंगल है। तो इसमें जो है एक रिसर्च किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च INPE, ठीक है। तो इसके मुताबिक क्या है कि 2019 से अब तक 2021-22 तक 74,000 बार, लगभग 74,000 बार इसको मानिए, 74,155 बार वनों में अग्नि लगी, मतलब वन अग्नि का सामना हुआ। यानी जल जो जंगल है इसमें आग लगी है, ठीक है। तो आप इस बात का अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। 2018 से 85% तक बढ़ गई ये समस्या। जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा, जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि जब स्थिति ख़राब होगी, जलवायु जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो ऐसे में चीज़ें भी ज़्यादा जल्दी सड़ने लगेंगी, गलने लगेंगी। साथ ही जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो धीरे धीरे जल स्तर बढ़ेगा। ऐसे में बाढ़ आ जाएगी, कभी कभी जब एक बार तो बाढ़ आ जाएगी, जब उसके बाद जब पानी ख़त्म हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल कर ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे में बाढ़ आकर ख़त्म, और उसके बाद वहाँ पर सूखा आ जाएगा। ऐसे में उपजाऊ फसल जो है वो नहीं उग पाएगी, पानी की कमी होगी, या पानी की ज़्यादा हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, तो वैसे भी फसल ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाएगी, खाद्य सुरक्षा का कुछ वो नहीं रहेगा अस्तित्व। ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को हमें पहले ही सोचना चाहिए, इस चीज़ पर डिसीजंस लेने चाहिए। जलवायु परिवर्तन का वैश्विक शासन क्या है, यह हमारा आखिरी पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक शासन के संबंध में, यद्यपि वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के लिए एक कुंड के रूप में अपने कार्य में वैश्विक सामूहिक कुल संसाधन के 2 मापदंडों को पूरा करता है, तब भी यह 21वीं सदी के आरंभ में सामूहिक धरोहर के रूप में शासित नहीं था, ठीक है। यह एक अनियमित शासनहीन भूमि थी, जो यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देशों के अपवाद के साथ विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में सभी लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से सुलभ और विनियोजित थी, जिन्हें कार्बन उत्सर्जन की कीमत चुकानी आरंभ कर दी थी, ठीक है। बाद में यह अनुभव किया गया कि वातावरण के कुशल प्रशासन के लिए विभिन्न राष्ट्रों की जलवायु नीतियों के विशेष सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। बाद में अंदाज़ा हुआ, धीरे धीरे इस चीज़ का लोगों को पता लगा, जो रिसर्च करता है, जो जानकार लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, धीरे धीरे जब आंकड़े सामने आए तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती गई, और इस पर जो है रैपिडली एक्शन लिए गए, वैश्विक स्तर पर इस पर जो है एक्शन लिए गए। और जिन लोगों ने क्रांति कर रिवॉल्यूशन कर अपने आप को विकसित कर लिया है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है। तो ज़्यादातर जिम्मेदार यही लोग हैं, ठीक है। जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इनका बहुत कम मात्रा में योगदान है जलवायु के परिवर्तन में, और साथ ही जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनके उत्सर्जन में। ज़्यादातर मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो विकसित देशों के द्वारा उत्सर्जित की गई हैं। तो ऐसे में ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्ण रवैया उन्हीं को अपनाना चाहिए। हाँ, भारत को भी या इस तरह के जो विकासशील देश हैं उनको भी अपनाना चाहिए, उनको भी पहले ही जो है सतर्कतापूर्ण चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो अपने विकास में बाधा नहीं डाल सकते, ठीक है। हमें विकास भी करना है, सभी चीज़ों को साथ लेकर चलना है, तो कहीं ना कहीं हम अभी से अपने ऊपर लिमिट नहीं लगा सकते। हाँ, थोड़ा उसके बारे में सोच कर चल सकते हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप कर सकते हैं जिससे कम से कम जो है जलवायु जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गैसें हैं, सॉरी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनको उत्सर्जन कम से कम हो। ग्रीन हाउस गैसों में पहले HFC था, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये सब चीज़ें हम बैन करते आ रहे हैं। इस पर भारत ने ठोस कदम उठाए हैं। भारत एक ज़िम्मेदार देश, ज़िम्मेदार राष्ट्र के तौर पर इसमें काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि भारत का इतना योगदान नहीं है, लेकिन भारत फिर भी अच्छा कार्य कर रहा है। हमने ग्रीन हाउस गैसों में काफ़ी ज़्यादा कम करने की, उन्हें अपने स्तर पर कम करने की कदम उठाए हैं, लक्ष्य लिए हैं, ठीक है, गोल्स लिए हैं। तो इस तरह की सभी चीज़ें हैं जो कि सब इसमें आते हैं। बाकी काफ़ी जो है अच्छी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझना चाहिए।
साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं निष्कर्ष के बारे में कि क्या हमें निष्कर्ष से मिलता है, क्योंकि लास्ट है और आपका यूनिट ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर मुझे लगता है लंबी हो गई है, लेकिन चीज़ें आपके सीधे माइंड तक पहुंची होंगी। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं वो टाइम लूँगा 1-2 मिनट का, उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। निष्कर्ष। ऐतिहासिक रूप से वैश्विक सामूहिक धरोहर तक पहुंच की कमी ने इसे मानव अतिक्रमण से सुरक्षित रखा। पहले, हालांकि तकनीकी विकास और विश्व भर में तेजी से आर्थिक विकास वैश्विक समुदाय में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों निरंतर उपयोग का कारण बना। इसके परिणाम स्वरूप उन्हीं संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता थी। जलवायु परिवर्तन को प्राय वैश्विक सामूहिक धरोहर की सबसे प्रमुख समस्या माना जाता है। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है वैश्विक सामूहिक धरोहर की सबसे बड़ी समस्या के रूप में इसे देखा जाता है, क्योंकि विश्व के सभी धरोहर जो हैं, विश्व जो हमने अभी बात की थी वैश्विक सामूहिक धरोहर, जैसे हमारा समुद्र हुआ, ठीक है, जलवायु हुई, तो इन सभी पे इम्पैक्ट करता है, सभी को नुकसान पहुंचाता है। तो एक ऐसा मेजर समस्या है जो सभी को जो है इम्पैक्ट करती है, सभी अन्य संसाधनों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। हालांकि एक या कुछ राष्ट्र स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। ऐसे में कुछ राष्ट्र, कुछ देश अगर मिलकर चाहें कि 5 देश 10 देश मिलकर अगर चाहें कि हम सुधार करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पूरे विश्व को इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। खासकर विकसित देश जो ज़्यादा जिम्मेदार हैं उनको सबसे ज़्यादा भागीदारी निभानी होगी। फिर उसके बाद आते हैं विकासशील देश और अल्प विकसित देश। तो इस तरीके से विश्व के हर एक देश को, हर एक राष्ट्र को इसमें हिस्सा लेना होगा। हाँ, वो हो सकता है कि विकसित देश सबसे ज़्यादा इसमें योगदान दें, उसके बाद विकासशील, उसके बाद अल्प विकसित देश। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए। भारत ने इसमें काफ़ी ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाई है। तो आप ये सभी चीज़ें अपने आंसर में लिख सकते हैं। आई होप कि जो भी विश्व धरोहर स्थल से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, आप उसको कवर कर पाओ। अच्छे से सभी चीज़ें मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर सभी तरह की पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, या आपके असाइनमेंट से रिलेटेड, या आपकी इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज है, सभी तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर पहुँचाई जाती है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देंगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।